वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं संयोगिता शर्मा और अब हम फैक्टराइजेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं इस लेक्चर में। जो हमने लास्ट में पढ़ा था वो बेसिक था। अब हम थोड़ी सी आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन से रिलेटेड। तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता होगा या शायद आपको समझ नहीं आता होगा कि एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाली जो आइडेंटिटी होती है ये कैसे यूज होगी फैक्टराइजेशन में, और इसी की तरह दो और आइडेंटिटीज हैं जो फैक्टराइजेशन में यूज होने वाली हैं। सबसे पहले तो मैं इसका आंसर लिख देती हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो इसका आंसर होता है हमारा। ये जो फॉर्मूला है ये कैसे यूज होता है फैक्टराइजेशन में और इसको कैसे आप लिख सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक बताने वाली हूँ कि ये आया कहाँ से, मतलब ये कैसे इसका आंसर होगा। तो बहुत इजी है स्टूडेंट्स। हमको क्या करना है, जो होल स्क्वायर है मतलब ये दो बार ये वाला ब्रैकेट लिख लेना है मल्टीप्लाई में, क्योंकि इस पे होल स्क्वायर लगा हुआ है। आप ए स्क्वायर को ए मल्टीप्लाई बाय ए लिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही अगर किसी भी चीज़ पर होल स्क्वायर है तो आप उसे दो बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो मैं इसको दो बार मल्टीप्लाई में लिख दूंगी, a प्लस बी एंड a प्लस बी। अब मैं मल्टीप्लाई करने वाली हूँ, a का a से, a स्क्वायर a का b से प्लस ए बी, b का a से तो ये भी ए बी हो जाएगा, और b का b से तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। ये क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमारा हो गया 2ab प्लस b स्क्वायर। ये देखिए अब ये जो है ये बिल्कुल सेम आ चुके हैं। मतलब ये कि अगर आपको कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दे के रखी है, अगर आपको कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दे के रखा है तो आप उसे डायरेक्टली आइडेंटिटी के थ्रू इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल पर आती हूँ स्टूडेंट्स। एक बहुत ही सिंपल सा हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर। पी स्क्वायर प्लस 8p प्लस 16। अब इसमें हम ये आइडेंटिटी कैसे लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा जैसे ये p स्क्वायर लिखा हुआ है। आपको ढूंढना क्या है, आपको स्क्वायर्स ढूंढने। अगर आपको दो स्क्वायर्स दिख रहे हैं तो मतलब ये आइडेंटिटी लग सकती है। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, इट इज़ जस्ट अ पॉसिबिलिटी। हमेशा ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर दो स्क्वायर्स दिख रहे हैं तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं कि हाँ हो सकता है इसमें आइडेंटिटी लग रही हो। अब यहाँ जो p स्क्वायर है ये तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि a स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी, लेकिन क्या दूसरा कोई स्क्वायर दिख रहा है? बिल्कुल। ये जो 16 है ये किसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स? ये 4 का स्क्वायर होता है। तो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं आइडेंटिटी बनाने के लिए। तो ये हमने p स्क्वायर लिखा यहाँ, 8p एज इट इज प्लस 4 स्क्वायर लिख लिया। 4 स्क्वायर लिखने के बाद में हमें दिख रहा है कि ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। तो मतलब जो बीच वाला ये वाला जो नंबर है ये क्या होना चाहिए, 2ab की वैल्यू। तो चेक कर लेते हैं एक बार। 2 अगर हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ रफ में हम चेक करते हैं, 2 अगर हम यहाँ लिखेंगे, उसके बाद a की वैल्यू क्या है p, उसके बाद b की वैल्यू क्या है 4, तो क्या 4 2 जा 8 और p, तो क्या ये यही वाला नंबर बन रहा है 8p? बिल्कुल बन रहा है। मतलब ये जो है ये किसकी आइडेंटिटी है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमें यहाँ मिल गई। तो अब अगर मैं इसको ऐसे तोड़कर लिखूं, p स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय p प्लस 4 स्क्वायर, तो ये मिल गया हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ मैं क्या लिख लूँगी, a की जगह पे p, b की जगह पे 4 और इन दोनों का होल स्क्वायर। मैं अगर चाहूँ और मुझे यहीं पे समझ में आ जाता है कि ये किसकी आइडेंटिटी है तो मैं डायरेक्टली इसको ये लिख सकती हूँ और साइड में मैं लिख दूंगी कि आइडेंटिटी, और मैं ये वाला जो है फॉर्मूला ये लिख दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो आराम से जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है यहाँ पर ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आपका मन करे। अब जैसे ये एक आइडेंटिटी है ऐसे ही दो और आइडेंटिटी होती हैं, वो भी मैं बोर्ड पर लिख देती हूँ।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सिर्फ यहाँ माइनस लग जाता है, बाकी सेम है। इसके बाद a प्लस बी इन ब्रैकेट एंड a माइनस बी इन ब्रैकेट। ये किसका स्क्वायर, ये किसका निकलता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी 3 आइडेंटिटी होती हैं जो आपको फैक्टराइजेशन में हेल्प करती हैं। आपको सिर्फ इन्हें पहचानना होता है कि ये लिखा है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है या ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है, तो आप पहचानेंगे तो आपको तुरंत इसका आंसर समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लें एक बार। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 m स्क्वायर प्लस 30 m प्लस 9, क्या कुछ आइडेंटिटी दिख रही है? तो वो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर देखना पड़ेगा। ये किसी चीज़ का स्क्वायर दिख रहा है, 25 5 का स्क्वायर होता है, m पे ऑलरेडी स्क्वायर लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ आते हैं तो ये तो हो नहीं पाएगा क्योंकि m पे स्क्वायर नहीं लगा, तो ये किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं हो पाएगा अभी, भले ही 30 यहाँ पे हो किसी का स्क्वायर, लेकिन अगर m पे स्क्वायर नहीं लगा तो इसको अभी स्किप करेंगे क्योंकि ये 2ab वाले पार्ट में ही आएगा यदि ये आइडेंटिटी हुई तो, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं ये स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ हम चाहकर भी इसको स्क्वायर नहीं बना पाएंगे, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। अब नेक्स्ट नंबर पे आते हैं 9, तो 9 3 का स्क्वायर होता है, तो हमें ये 2 स्क्वायर्स मिल गए। अब हो सकता है यहाँ आइडेंटिटी लग जाए, तो लेट्स ट्राई 25 m स्क्वायर, तो इसको मैं क्या करूँगी 5 का स्क्वायर लिख देती हूँ और m का भी स्क्वायर लिख देती हूँ अलग से, प्लस 30 m मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ और 9 पे मैं 3 का स्क्वायर लिख रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये लिखने के बाद हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में हम जानते हैं कि अगर पावर सेम हो, बेस अलग अलग हो, तो हम उसको डायरेक्टली साथ में लिख सकते हैं 5m का स्क्वायर प्लस 30m प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ मेरे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू तो आ गई है, मतलब a की वैल्यू 5m है और b की वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ देखते हैं कि 2ab की वैल्यू 30m आएगी या नहीं। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 30 और m इसमें लगा हुआ है, तो मतलब 30m जो है ये 2ab की वैल्यू आ जाएगी। तो 5m स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5m मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 स्क्वायर 2ab, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। एक आइडेंटिटी और है जिससे हम एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। 25 माइनस 49, क्या आपको यहाँ स्क्वायर्स दिख रहे हैं? 25 जो है 5 का स्क्वायर है, 49 जो है 7 का स्क्वायर है, तो मैं लिख लेती हूँ इसको 5 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, यहाँ मैं एक्स स्क्वायर लगा देती हूँ, तो 7x का ये जो है होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है। a की वैल्यू अलग से, b की वैल्यू अलग से समझ में आ रही है। तो अब क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगा देंगे। क्या आइडेंटिटी होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो क्या कर देंगे हम, a प्लस बी लिख लेंगे, a प्लस b की वैल्यू 7x और ये a माइनस b की वैल्यू 7x। तो ये हमारा क्या आ गया, फैक्टर्स आ गए इसके। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा। तो ये क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। तो ऐसे हम आइडेंटिटीज के थ्रू फैक्टराइजेशन कर सकते हैं।
पर आते हैं स्टूडेंट्स। ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा नया मेथड है। 3z² प्लस 13z प्लस 4। क्या आपको यहाँ पे स्क्वायर्स दिख रहे हैं? 3 किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है? नहीं होता है। 13 किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है? नहीं होता है। 4 2 का स्क्वायर होता है, लेकिन वो किसी मतलब का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों नंबर जो है दोनों ही स्क्वायर्स नहीं है। तो इस सिचुएशन में जब हमें कोई आइडेंटिटी नहीं दिखेगी तब हम कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे स्टूडेंट्स? तो जब बिना आइडेंटिटी के हमें फैक्टराइजेशन करना होता है तो उसका फर्स्ट स्टेप जो होता है वो बहुत ईजी होता है। सबसे पहले ये वाला, मतलब अगर आपको, जैसे मैंने अभी यहाँ पर पहले स्क्वायर, उसके बाद में z⁻1, फिर बिना वेरिएबल का कांस्टेंट अकेला आ गया, तो ये भी ऑर्डरली दिया हुआ है, ये पूरा ऑर्डर में है। मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन में ऐसे लिखती 13z प्लस 4 प्लस 3z², तो क्या होता कि जो ये 3z² है इसको हम आगे लिखते हैं। इसको सबसे पहले आपको ऑर्डर में लिखना पड़ता। ऑर्डर कैसे जाता है? जो आपकी डिक्रीजिंग पावर होंगी वेरिएबल्स की, उस हिसाब से आपका जो है ऑर्डर जाता है, उसी के अकॉर्डिंग हम ऑर्डर में लिखते हैं चीज़ों को। तो अब ये जो इक्वेशन है ये ऑर्डर में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसको आपको ऑर्डर में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम डायरेक्टली अब सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं इसको? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कोएफिशिएंट जो है z² का जो कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट नंबर है, उन दोनों का क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। कोएफिशिएंट मतलब जो z² के साथ में जो नंबर लिखा हुआ है 3, उसका और जो कांस्टेंट नंबर है उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमें मिल गया 12। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें 12 मिल गया। 12 मिलने के बाद में क्या होगा कि जो 12 है उसको हम क्या करेंगे? उसको हम फैक्टराइज करेंगे। जैसे हम फैक्टर्स निकालते थे बिल्कुल वैसे ही हम 12 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 12 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12। ये फैक्टर्स आ गए 12 के। अब हमें 12 के ऐसे 2 फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको ऐड करने पर हमारे पास क्या आ जाए? ये जो बीच वाला नंबर है 13, ये हमारे पास आ जाए। तो अब 12 के ऐसे 2 फैक्टर्स जिनको ऐड करने पर 13 आ जाए, वो कौन कौन से होंगे? 12 + 1, 6 + 2 या 3 + 4। तो इन तीनों में से जो दिख रहा है हमें 12 + 1 जो है वो हो जाएगा हमारा क्या? 13 हो जाता है। तो 12 + 1 13 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख देंगे स्टूडेंट्स? 3z²। अब इसको हम स्प्लिट करके लिख देंगे। कैसे? 12z प्लस z। मतलब हमने ये दोनों नंबर्स में 1 और 12 में इसको स्प्लिट कर लिया। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आई गेस आपको ये पता होगा। किसी भी वेरिएबल के साथ में अगर 1 आपको कोएफिशिएंट लिखना है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उस वेरिएबल को लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमारा जो आ गया 3z² प्लस 12z प्लस z प्लस 4। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी कि अब हम देखेंगे कॉमन फैक्टर्स। अब इसमें और इसमें आपको क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? अब क्योंकि हम इसे डायरेक्टली कॉमन लेने वाले हैं तो 3z², तो z तो सबसे पहले कॉमन दिख ही रहा है। क्या 12 के अगर आप फैक्टर्स करोगे तो उसमें आपको 3 मिलेगा? जैसे हमें यहाँ पता है, दिख रहा है कि 3 और 4 जो होते हैं 12 के फैक्टर होते हैं। मतलब यहाँ पर भी कहीं ना कहीं 3 12 के अंदर छुपा हुआ है। तो यहाँ से 3z और यहाँ से 3z, ये दोनों क्या आ जाएंगे? कॉमन आ जाएंगे, 3z। तो यहाँ पे क्या बच गया? z बच गया। और यहाँ क्या बचा स्टूडेंट्स? 12z में से अगर हमने 3z को कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया? सिर्फ 4 बच गया। 4 × 3 इज इक्वल टू 12 और z यहाँ आ जाएगा। मतलब इसमें से हमने डायरेक्टली कॉमन ले लिया बिना लिखे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये 3z z प्लस 4 बच गया हमारे पास ब्रैकेट में, प्लस z प्लस 4 यहाँ ऑलरेडी ब्रैकेट में है हमारे पास। 1 यहाँ से ले लेते हैं कॉमन। तो अब यहाँ 1 क्यों कॉमन लिया? क्योंकि यहाँ पे कुछ और कॉमन था ही नहीं, डायरेक्टली हमने 1 कॉमन ले लिया। 1 आप किसी भी नंबर्स में से कॉमन ले सकते हैं। तो अब ये 1 कॉमन लेने के बाद में z प्लस 4 यहाँ पर है, z प्लस 4 यहाँ पर है। कोशिश करेंगे हम, और वैसे हमेशा ही ऐसा होगा, लेकिन हम भी अपने तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि यहाँ जो कॉमन आएगा
जहाँ कॉमन लेने के बाद में जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा यहाँ पर भी वही नंबर ब्रैकेट के अंदर बचे, जिससे आप नेक्स्ट स्टेप में इस वाले ब्रैकेट को ही कॉमन उठा लें अलग से, समझे? तो मतलब यहाँ पे जो भी आपके ब्रैकेट में बचेगा वही आपको यहाँ प्लस के बाद ब्रैकेट में बचाना है। तो अब ये z+4 आया, तो ये ब्रैकेट पूरा का पूरा मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो z+4 कॉमन आ गया। इसके बाद मेरा जो ब्रैकेट है ये वाले टर्म में और ये वाले टर्म में क्या क्या बच गया मेरे पास, यहाँ मेरे पास बचा 3z, इसके बाद प्लस है, इसके बाद मेरे पास यहाँ क्या बच गया 1, z+4 एंड 3z+1, ये क्या आ गए इसके स्टूडेंट्स, ये आ गए इसके फैक्टर्स। तो इस तरह से आप जो कर सकते हैं फैक्टराइजेशन कर सकते हैं किसी भी नंबर का, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो ये यहाँ तक हमारा जो लेक्चर था ये था फैक्टराइजेशन का लेक्चर। और अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है जिसमें मैंने कॉमन लेना और बहुत ही बेसिक चीज़ें बताई हुई हैं तो प्लीज़ उसको भी एक बार देख लीजिए, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ पाएगा। और आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ उन्हें कमेंट सेक्शन में डालिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।